नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा भाग, जिसका शीर्षक है प्राचीन भारतीय शिक्षा का महत्व। मतलब कि प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या महत्व था, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सब लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे और नोट्स कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो देखेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा का महत्व। प्राचीन भारत अथवा वैदिक युग में शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया जाता था। कहने की बात यह है कि प्राचीन भारत में पुराने समय में या फिर वैदिक काल में शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया जाता था। उसे प्रकाश का स्रोत समझा जाता था। शिक्षा को क्या समझा जाता था? प्रकाश का स्रोत समझा जाता था। प्रकाश का स्रोत। और क्या समझा जाता था? अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है मन की बात जानने की शक्ति। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है मन की बात को जानने की शक्ति का स्रोत समझा जाता था। किसको? शिक्षा को। और अंतर्ज्योति का मतलब होता है ज्ञान रूपी दीपक। मन के अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलाने का स्रोत। किसको? शिक्षा को समझा जाता था। और क्या समझा जाता? ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु का मतलब होता है ज्ञान रूपी नेत्र। ज्ञान रूपी नेत्र। और इसीलिए इसको तीसरा नेत्र भी माना जाता था। वैदिक काल में शिक्षा को प्रकाश का स्रोत, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्योति, ज्ञान चक्षु और तीसरा नेत्र माना जाता था। उस युग में मान्यता थी कि शिक्षा का जो प्रकाश है व्यक्ति के समस्त संशयों का मतलब होता है समस्याओं, समस्त समस्याओं, जिज्ञासाओं का उन्मूलन करता है। शिक्षा का जो प्रकाश है व्यक्ति की समस्त माने सभी समस्याओं, संशयों का उन्मूलन करता है, मतलब दूर करता है। और उनकी समस्त बाधाओं का निवारण करके सद्मार्ग के पथ पर अग्रसर करता है। अच्छे मार्ग की ओर अग्रसित करता है। कौन? प्राचीन भारतीय शिक्षा। आगे चलते हैं। शिक्षा ज्ञान प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ज्ञान प्रदान करती है। ज्ञान प्रदान करती है और ज्ञान से मानव के अंदर अंतरचक्षु मतलब मन के अंदर नेत्र, मन के नेत्र खुल जाते हैं। यही कारण है कि ज्ञान को तीसरा नेत्र माना जाता है। ज्ञान को क्या माना जाता है? तीसरा नेत्र माना जाता है। शिक्षा से प्राप्त अंतर्दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है। शिक्षा के द्वारा जो हमको मन की बात जानने की शक्ति प्राप्त होती है वो व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है तथा उसे सुख और समृद्धि में योगदान देती है। समृद्धि का मतलब होता है अमीरी से। शिक्षा व्यक्ति को जीवन के यथार्थ महत्व को समझाने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा जो है व्यक्ति का जो जीवन है
उसके वास्तविक महत्व की क्षमता को समझने की क्षमता प्रदान करती है। जीवन के यथार्थ मतलब वास्तविक महत्व को समझने की क्षमता प्रदान करती है और उसे जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। किसमें सहायता प्रदान करती है? मोक्ष की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। डॉक्टर एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं डॉक्टर अल्तेकर। अल्तेकर के शब्दों में अल्तेकर ने बताया है कि ईश्वर शक्ति और धार्मिकता की भावना, जो ईश्वर की शक्ति होती है और धार्मिकता की भावना होती है, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता और सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख एवं आदर्श उद्देश्य माने जाते हैं। डॉक्टर अल्तेकर ने बताया है कि शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से शिक्षा के उद्देश्य थे? ईश्वर की शक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता और सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। डॉक्टर अल्तेकर ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो उद्देश्य हैं वो प्राचीन भारतीय शिक्षा के हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमारी प्राचीन शिक्षा का लक्ष्य संकुचित ना होकर के, मतलब कि छोटा ना होकर के व्यापक ही है, मतलब कि बहुत बड़ा है। हम यहाँ अब प्राचीन भारतीय शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्यों एवं आदर्शों की विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला उद्देश्य है ज्ञान और अनुभव पर बल। प्राचीन भारतीय शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञान और अनुभव पर बल है। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान और अनुभव पर बल देना था। क्या था प्रमुख उद्देश्य? ज्ञान और शिक्षा पर बल देना था। ज्ञान और शिक्षा पर बल देना था। प्राचीन भारत में छात्रों की मानसिक योग्यता का मानदंड का मतलब होता है पैमाना, उनकी योग्यता को नापने का पैमाना। मानदंड का मतलब होता है पैमाना। मानदंड पैमाना, उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक प्रमाण पत्र अथवा उपाधि पत्र प्रमाण पत्र नहीं थे। छात्रों की मानसिक योग्यता के नापने का जो पैमाना था वो अंक पत्र, प्रमाण पत्र अथवा उपाधि पत्र नहीं थे। उनकी योग्यता का मानदंड जो था उनके द्वारा अर्जित ज्ञान था। क्या था? उनके द्वारा अर्जित ज्ञान। उनके प्रमाण, जिसके प्रमाण विद्वत परिषदों में शास्त्रार्थ करके देते थे, चर्चा करते थे वहाँ उसके बारे में, तब वो उसका परिचय देते थे कि हमको अब कितनी योग्यता हो गई है, कितना कितना ज्ञान हो गया है। उनकी योग्यता का मानदंड वही था, शास्त्रार्थ। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं बल्कि
मनन, स्मरण और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को आत्मसात करना था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल पढ़ना नहीं था, बल्कि मनन स्मरण क्या था? मनन स्मरण और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को आत्मसात करना था। क्या करना था? आत्मसात करना था। इस कथन की पुष्टि करते हुए डॉक्टर आर.के. मुखर्जी ने लिखा है, क्या लिखा है? कि शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं है तथा अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना है। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इन भारतीय शिक्षा है उसका उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना है। दूसरा उद्देश्य है ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का समावेश। प्राचीन भारतीय संस्कृत व साहित्य में धर्म की प्रधानता थी। प्राचीन भारतीय जो ज्ञान था, प्राचीन भारतीय जो शिक्षा थी और जो प्राचीन भारतीय संस्कृत थी, उसमें उस संस्कृत व साहित्य में धर्म की प्रधानता होने के कारण शिक्षा का विकास भी उसी आधार पर हुआ। प्राचीन भारतीय संस्कृत व साहित्य में किसकी प्रधानता थी? धर्म की प्रधानता थी। इसीलिए प्राचीन जो शिक्षा थी उसका विकास उसी आधार पर हुआ, धार्मिकता के आधार पर हुआ। इसीलिए प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य था कि आदर्श विद्यार्थियों में ईश्वर भक्ति, कौन सी भक्ति? ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का समावेश करना। आगे चलते हैं। प्राचीन शिक्षा में विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था करने, मतलब प्राचीन जो शिक्षा थी उसमें विभिन्न प्रकार के संस्कार थे, मतलब कि धार्मिक कर्तव्य थे, धार्मिक कृत्य, धार्मिक कार्य। जैसे कौन कौन से धार्मिक कार्य होते हैं? संध्या है, आचार विचार हैं, व्रत हैं, ये सारे जो कृत्य हैं वो संस्कारों के अंतर्गत आते हैं। तो प्राचीन शिक्षा में विभिन्न प्रकार के संस्कारों की व्यवस्था करने, अर्थात व्रतों या संध्या एवं धार्मिक आचार विचारों का पालन करने पर बल देने का मूल्य उद्देश्य विद्यार्थियों में ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना को सुदृढ़ बनाना था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना को सुदृढ़ बनाना। ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना को सुदृढ़ बनाना। आगे चलते हैं। तीसरा उद्देश्य हम देखेंगे चरित्र का निर्माण। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल देती थी। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी वो छात्रों के चरित्र को सुधारने पर विशेष बल देती थी। क्या सुधारने पर? चरित्र, छात्रों के चरित्र के पर विशेष बल देती थी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों को बहुधा सदाचार का उपदेश दिया जाता था। साथ ही विद्यार्थियों को ऐसे वातावरण में रखा जाता था जहां उनका चारित्रिक उत्थान हो सके। क्या हो सके? चारित्रिक उत्थान संभव हो, और दृष्टांत बतलाए जाते थे जो कि उनके चरित्र निर्माण में प्रेरक सिद्ध होते थे। क्या सिद्ध होते थे? प्रेरक सिद्ध होते थे।
डॉक्टर वेद मित्र ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। किसने कहा है? डॉक्टर वेद मित्र ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, चौथा उद्देश्य शिक्षा का देखते हैं। उसमें कहा गया है, चौथा उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। हमारी प्राचीन शिक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास भी आवश्यक समझती थी। हमारी जो प्राचीन शिक्षा है वो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास को आवश्यक समझती थी। इसीलिए उसमें आत्मसम्मान की भावना के विकास करने, आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाने, आत्मसंयम की महत्ता बलवती करने एवं न्याय और विवेक की शक्ति को उत्पन्न करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी वो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को आवश्यक समझती थी। इसीलिए क्या होता था, उसमें आत्मसम्मान की भावना का विकास करने, किस चीज़ को? आत्मसम्मान की भावना के विकास करने, आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाने, आत्मसंयम की महत्ता को बलवती करने, न्याय और विवेक की शक्ति को उत्पन्न करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। पांचवा उद्देश्य है कर्तव्य पालन की भावना का विकास। प्राचीन भारत में विद्यार्थियों को नागरिक और सामाजिक कर्तव्य के पालन की ओर भी सचेत किया जाता था। किसकी तरफ सचेत किया जाता था? नागरिकता की तरफ, सामाजिक कर्तव्यों की तरफ, कि उनका पालन कैसे किया जाता है। सामाजिक कर्तव्य उनके क्या हैं, उनके प्रति हमको कैसा व्यवहार को करना चाहिए, उस पालन की ओर सचेत किया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत में एक ओर तो अध्यापकों में छात्रों से शुल्क न मिलने पर भी अध्यापन कार्य में लगे रहने की स्वाभाविक कर्तव्य की भावना के दर्शन होते थे। मतलब कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में जो था वो छात्रों से शुल्क नहीं लिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि अध्यापन कार्य में शिक्षक जो थे शुल्क ना मिलने के बावजूद भी अध्यापन कार्य में लगे रहते थे। उससे यह सिद्ध होता था, उससे यह दिखाई देता था, उससे यह दर्शन होते थे कि स्वाभाविक कर्तव्य की भावना के दर्शन होते थे। किसके दर्शन होते थे? स्वाभाविक कर्तव्य की भावना के दर्शन होते थे। और दूसरी तरफ क्या होता था? विद्यार्थियों को त्यागपूर्ण एवं स्वार्थ रहित जीवन व्यतीत करने, स्वार्थ रहित जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार किया जाता था। शिक्षक शिष्य को पुत्रवत मानते थे। कैसे मानते थे? क्या मानते थे? शिक्षक शिष्य को पुत्रवत मतलब पुत्र के समान मानते थे। और विद्यार्थियों को पुत्र पति व पिता आदि के रूप में कर्तव्य पालन की शिक्षा देते थे। छठा और अंतिम उद्देश्य है सामाजिक कुशलता की उन्नति। हमारी प्राचीन शिक्षा जो थी विद्यार्थियों की ही बुद्धि नहीं, हमारी प्राचीन शिक्षा विद्यार्थियों की ही वृद्धि नहीं करती थी,
बल्कि लक्ष्य उनके भावी जीवन को सुखी बनाना भी था। हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा का केवल ये उद्देश्य नहीं था विद्यार्थियों की ही वृद्धि का उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनके लक्ष्य और भावी जीवन को सुखी बनाने का भी उद्देश्य था। उन्हें विभिन्न शास्त्रों, व्यवसायों और उद्योगों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भी थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा में शिक्षार्थियों को शास्त्रों, व्यवसाय और उद्योगों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि वह अपने बौद्धिक विकास के साथ साथ, किसके विकास के साथ साथ, बौद्धिक विकास के साथ साथ, बौद्धिक विकास के साथ साथ, बौद्धिक विकास के साथ साथ व्यवसाय, उद्योग ग्रहण कर सकें, जिससे कि वह अपने भावी जीवन में अपनाना चाहते हैं। इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलता की उन्नति प्रदान करने की दिशा में भी सचेत करती थी। ये थे भारतीय प्राचीन शिक्षा का महत्व। अगर जो आप लोगों को अच्छा लगा हो या वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब करना एवं शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।